हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम थर्ड स्कूल पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी पढ़ लिया है, द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑलरेडी पढ़ लिया है। एंड आज के लेक्चर में हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये हमारी थर्ड स्कूल है। ये सारी की सारी जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे कैसे क्रिमिनोलॉजी इवॉल्व हुआ है। हमने 2 स्कूल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर दैट क्रिमिनोलॉजी यूजीसी नेट JRF जून 2023 के साइकिल के लिए क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही है अनअकैडमी पे। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच शुरू हो रहा है 14 मार्च से। क्या हो रहा है? 14 मार्च से बैच जो है कि शुरू हो रहा है। सो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप अनअकैडमी पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप बैच एनरोल कर सकते हैं। 14 मार्च के बाद किसी भी बच्चे को इस बैच में एंट्री नहीं मिलेगी। प्लीज मेक अ नोट कि 14 मार्च के बाद आपको इस बैच में एंट्री नहीं मिलने वाली है। सो इसी वजह से ही आपको क्या करना है, आपको एनरोल कर लेना है आज ही। और आज आप एनरोल करेंगे तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है 2499 में आपको सारा का सारा कोर्स मिलने वाला है आपके जून 2023 नेट के साइकिल तक के लिए। एंड अगर आप फर्स्ट 10 स्टूडेंट के बाद जाते हैं कोर्स लेने या बैच ज्वाइन करने, तो आपको ये 5499 पे करने होंगे। सो इसी वजह से आपको अभी बैच ज्वाइन करना है, सो दैट आप 2499 में अपनी सीट सिक्योर कर ले इस बैच में और अपना नेट JRF क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सके। हम आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। हम ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आपको सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड यूनिट टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड आप श्योरली फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। नाउ फोकसिंग ऑन दी क्लास, टुडेज क्लास की न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है क्या। सो प्री क्लासिकल, एक थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। प्री क्लासिकल स्कूल में हमें ये नहीं पता था कि साइंस क्या है। हम ये मानते थे कि अगर कोई भी पर्सन क्राइम कर रहा है तो कोई बुरी शक्तियां हैं, कोई डेविल है, कोई इविल पावर है जो उस पर्सन से क्राइम करा रही है। फिर द क्लासिकल स्कूल में हमको ये समझ में आया, या फिर कुछ ऐसे प्रोपाउंडर्स थे, उन्होंने ये बताया कि नहीं भाई, फ्री विल होती है। किसी भी पर्सन ने अगर क्राइम करा है तो वो किसी इविल पावर ने नहीं करा है, किसी शैतानी शक्ति ने नहीं करा है, वो उसका खुद का मन था क्राइम करने का, इस वजह से उसने क्राइम करा और फिर उसके बेसिस पे पनिशमेंट दी जाती थी। अब नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में हमने थोड़ा सा डेवलप और करा। क्या डेवलप करा, मैं एक आपको पूरा का ओवरऑल नियो क्लासिकल स्कूल का अप्रोच क्या है वो मैं बता देती हूँ। इस स्कूल में ये बताया गया कि हर एक क्राइम में, फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए अगर 20 साल सजा होनी है तो हर एक पर्सन को मर्डर के लिए 20 साल की सजा होगी, है ना। सो पहले न्यू क्लासिकल स्कूल वालों ने क्या देखा, ये देखा कि भाई एक क्राइम के लिए हर एक इंडिविजुअल को सेम सजा मिल रही है ना, जबकि इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ये क्राइम कमिट करे हैं। बेसिकली इनका कहना ये था कि उन लोगों को क्या जो कि इडियट है, उन लोगों का क्या जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, उन लोगों का क्या जिनको कोई मानसिक बीमारी या कोई मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो उनको दूसरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, या जो कि मेंटली हेल्थी है, फिजिकली हेल्थी है, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान है। सो न्यू क्लासिकल स्कूल वालों का कहना ये था कि जो मेंटली अनस्टेबल है उनको लीनियंट पनिशमेंट मिले, उनको कम पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि वो ये अंडरस्टैंड करने के कैपेबल नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सो ऐसे ही मेंटली अनस्टेबल लोगों के लिए, जो कि साइकोपाथ्स हैं, उनके लिए जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सही गलत में, उनको कम सजा मिलनी चाहिए उन लोगों से जो कि अपने पूरे मेंटली साउंड है, पूरे होशो हवाश में जो क्राइम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। सो नाउ द फ्री विल थ्योरी ऑफ क्लासिकल स्कूल डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। बहुत टाइम तक ये क्लासिकल स्कूल की जो फ्री विल थ्योरी थी, क्लासिकल स्कूल यही वाली स्कूल है ना, क्लासिकल स्कूल ने फ्री विल थ्योरी दी थी, जो कि न्यू क्लासिकल स्कूल आते आते तक ज़्यादा दिन चली नहीं। इट वॉज सून रियलाइज दैट द एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल स्कूल failed in the approach to ignoring the individual differences under certain
situations and circumstances treating first offenders and the habitual offenders alike. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमने नोटिस करी, क्या नोटिस करी कि इन्होंने इसे भी डिफरेंशिएट किया कि वो लोग जो बार बार क्राइम करते हैं, एक बार क्राइम करेंगे जेल जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर क्राइम करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर क्राइम करेंगे, फिर जेल जाएंगे, तो वो बार बार लगातार क्राइम्स करते रहते हैं। वो सेम क्राइम करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स करेंगे, बट वो क्राइम जरूर करते हैं। तो वो कैसे ऑफेंडर्स हुए, कैसे क्रिमिनल्स हुए? वो रिपीटेटिव ऑफेंडर्स हो गए, जिन्हें हम कहते हैं रेसिडिविस्ट, जिन्हें हम कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। उनकी हैबिट ही बन चुकी है, उनका अब ये धंधा ही बन चुका है कि उनको क्राइम ही करना है। एंड वो लोग जिन्होंने सबसे पहली बार ऑफेंस करा है, एक कोई ऐसा पर्सन जिसने एक बार ही क्राइम करा, उसके बाद उसने कभी क्राइम नहीं करा, और वो क्राइम भी उसने गलती से कर दिया या फिर गुस्से में कर दिया, जिसका उसने रियलाइजेशन है। तो इन दोनों में ही भी डिफरेंस होना चाहिए, है ना, कि वो बंदा जिसने एक बार ही क्राइम करा है, वो बंदा जो बार बार क्राइम करता है, जेल जाने के बाद जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या जेल जाने के बाद जिसको अपनी गलती का एहसास है और वो बिल्कुल प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, सारे रूल्स को मान रहा है, पश्चाताप कर रहा है। सो इस तरीके से इनमें भी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये भी नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने ही नोटिस किया। द नियो क्लासिस्ट asserted that the certain categories of offenders such as minors, जो कि एज में कम है, idiots, जो कि बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए, इडियट हम मस्ती मजाक में किसी को भी इडियट बोल देते हैं, बट इडियट्स आर दोज जिनका IQ लेवल बहुत कम होता है, उनको सोच समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है, ठीक है। इनसेन, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, इनकम्पिटेंट, हैड टू बी ट्रीटेड लीनियंटली इन मैटर ऑफ पनिशमेंट irrespective of similarity of criminal act because these persons were incapable of appreciating the difference between right and wrong। तो वो सारे लोग जो माइनर्स है, आपको ये पता होगा कि जो माइनर्स होते हैं उनको लीनियंट पनिशमेंट मिलती है या फिर उनको बहुत ना के बराबर पनिशमेंट मिलती है। उनके क्या होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, या रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनकी काउंसलिंग कराई जाती है, एंड यही ही उनकी सज़ा होती है। तो अगर कोई भी पर्सन 18 ईयर्स से बिलो है, या जो भी टीन एज में ऑफेंडर्स, जो टीन एज में ऑफेंसेस करते हैं, जो टीन एज ऑफेंडर्स हैं, उनको लीनियंट पनिशमेंट मिलती है। तो अभी ऐसा होता है, पर पहले ऐसा नहीं होता था। चाहे कोई भी क्राइम करे, कोई भी पर्सन करे, सेम पनिशमेंट होती थी। बट नियो क्लासिकल स्कूल में हमने ये समझा कि जैसे कि माइनर्स हो गए, इनको लाइक लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इडियट्स हो गए, इनको लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मेंटली अनस्टेबल लोगों को लीनियंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इन लोगों को भी डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि रिपीटेडली पनिशमेंट, जो कि रिपीटेडली क्राइम करते हैं, और जो कि एक बार जिन्होंने क्राइम करा है। Tendency of neo-classes to distinguish criminals according to their mental depravity was indeed a progressive step. Of course, ये एक बहुत ही important progressive स्टेप था नियो क्लासिकल स्कूल में। अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि नियो क्लासिकल स्कूल में एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट, द नियो क्लासिस्ट अप्रोच द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी ऑन साइंटिफिक लाइन्स बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्टन सिचुएशंस और मेंटल डिसऑर्डर्स deprive a person of his normal capacity to control his conduct। so कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने एक्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। thus they justify mitigation of equal punishment in case of certain psychopathic offenders। Commenting on this point, Professor Gillen observed that the neoclassists represent a reaction against the severity of classical view of equal punishment of the same offense। अब यहाँ पे हमें यही ही फोकस करना है कि वो सारे लोग जिनको अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं है, जिनको सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं है, जिनको सिवियरिटी का पता नहीं है, उनको डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो प्रोफेसर गिलिन थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो नियो क्लासिस्ट हैं वो क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने उसके अपोजिट एक थ्योरी बताई है जो कि डिफरेंशिएट करने की है। Now, neoclassists were the first people who distinguish between first offenders and the recidivist। रेसिडिविस्ट वही होते हैं जो बार बार क्राइम्स करते हैं, जो रिपीटेडली क्राइम्स करते हैं। They supported individualization of offenders and treatment methods which required the punishment to suit the साइकोपैथिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द अक्यूज्ड। अगर वो पर्सन साइकोपैथिक है, जो साइकोपैथ्स होते हैं वो किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं समझ पाते, है ना। सो इसी वजह से उनको भी डिफरेंटली ट्रीट करना ज़रूरी है, इंडिविजुअलाइजेशन करना ज़रूरी है कि जिस पर्सन ने जिस सर्कमस्टांसेस में क्राइम करा है, जिस भी रीज़न की वजह से क्राइम करा है। और हमें इस टाइम पे ये भी समझ में आ गया था कि हर एक क्राइम के पीछे कोई ना कोई कॉज
ज़रूर होता है, कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है, किसी न किसी कारण की वजह से ही क्राइम्स होते हैं, राइट? Now, the criminal act still remained to sole determining factor at judging criminality without any regard to intent, but the neoclasses focus at least some attention on mental causation and in mental causation indirectly. अब नियो क्लासेस जो थे, नियो क्लासिकल स्कूल के जो मेंबर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को फॉलो करा या जिस थ्योरी को सपोर्ट करा, उनका ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं से मेंटल कॉजेशन भी होता है क्राइम का, राइट? सो इसी वजह से हमने डिस्टिंग्विश या इंडिविजुअलाइजेशन करना शुरू करा इन नियो क्लासिकल period. Advocates of the school started with the basic assumptions that the man acting on reason and intelligence is a self-determining person. ये नियो क्लासिकल स्कूल जो था, उन्होंने ये भी माना कि क्राइम करने में इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही क्राइम करूँगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा शार्प हूँ तो मैं क्राइम करूँगी और उसको कंसील, मैक्सिमम जितना मैं कंसील कर सकूँ, छुपा सकूँ, सबूत मिटा सकूँ, वो सारे काम करूँगी। तो इसमें मेरा इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। पर ऐसे लोगों का क्या जिनका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, उनके सोचने समझने की शक्ति सही नहीं है, दे आर मेंटली अनस्टेबल एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर इररिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स, तो उन लोगों को हमें ऑफकोर्स सज़ा देनी चाहिए, बट लीनियंटली सज़ा देनी चाहिए। और इस चीज़ पे नियो क्लासेस ने ज़रूर अग्री किया, या इस चीज़ पे उन्होंने सहमति जताई कि चाहे वो मेंटली अनस्टेबल पर्सन हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो इडियट हो, उसे हमें नॉर्मल सोसाइटी से थोड़ा अलग रखना चाहिए, उससे फिर बाद में रिहैबिलिटेट करना चाहिए। तो इस चीज़ पे सारे ही लोगों ने फोकस किया। नाउ नियो क्लासेस रिकमेंडेड लीनियंट ट्रीटमेंट फॉर इररिस्पॉन्सिबल। अब यही से ही ये एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमें पहले ये चेक करना है कि जो भी पर्सन जिसने क्राइम करा है कि वो ट्रायल के लिए स्टैंड करता है या नहीं करता, मतलब वो कैपेबल है या नहीं है उस ट्रायल में खड़े रहने के लिए, मतलब वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना इररिस्पॉन्सिबल है, क्या वो मेंटली अनस्टेबल है या फिर इनसेन है, या उसकी कैपेसिटी कितनी है टू डू दैट क्राइम एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग उसे कितनी है। नाउ यहाँ पे ही आपको सेनिटी एंड इनसेनिटी का अंदाज़ा हुआ। अब इसी सब की वजह से परोल, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज एंड ओपन एयर जेल कैंपसेस बनाए गए ड्यू टू नियो क्लासिकल थ्योरी। यहाँ पे हमने ये चीज़ें समझ में आई कि कुछ लोग सेन होते हैं, कुछ लोग इनसेन होते हैं, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से हमने परोल, प्रोबेशन, रिफॉर्मेटरीज, ओपन एयर कैंपसेस ओपन करे। नाउ इसके अलावा हमें एक चीज़ और समझ में आई कि एक कोई भी क्राइम होता है वो किसी न किसी कॉज, जो क्राइम होता है वो किसी न किसी कॉज की वजह से ही होता है। दैट ऑल क्राइम्स डू हैव अ कॉज, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है क्राइम्स में। ओके, सो नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोपैथी एंड साइकोलॉजी से हमें इसे डिफाइन करने की कोशिश करी, बट एट द एंड हमने क्रिमिनोलॉजी से इसे डिफाइन करा। Now classes adopted a subjective approach to criminology and concentrated their attention on the conditions under which individual commits crime. हमें ये circumstances देखते हैं कि कोई भी individual कैसे crime commit कर रहा है। सो इस पूरे के पूरे न्यू क्लासिकल थ्योरी में हमें यही समझ में आया कि फ्री विल थ्योरी जो है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड हमें ये डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत है कि किस सर्कमस्टांसेस में कोई भी इंडिविजुअल क्राइम कर रहा है, क्यों क्राइम कर रहा है, क्या मेंटल कॉजेशन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ क्राइम, एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या वो मेंटली स्टेबल है या अनस्टेबल है, सेन है, इनसेन है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इट इज़ सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी की बैच ज्वाइन करनी है जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा UGC नेट जून 2023 साइकिल के लिए जो क्रिमिनोलॉजी की व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड कमेंट्स में भी मिल जाएगा। मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी की बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन द बैच एंड क्रैक योर UGC नेट एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी in upcoming June 2023 net cycle. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.